मैं जितेंद्र सर द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट से आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन मूल विधि को लेकर के। इस क्रम में 3 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं, जिसमें से पहले वीडियो में आपको बेसिक लॉ के बारे में बताया गया था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का एक समरी देखा था। फिर हमने सेकंड में उसी क्रम में सीआरपीसी को देखा था। सीआरपीसी को देखने के बाद इसके बाद ये हमारा 4th लेक्चर होगा इस क्रम में, और आप लोग इसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक जैसे ही आप देख रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता, इसके बारे में आपसे 2 बात कहना चाहता हूं। अगर आपने 2 वीडियोस पीछे के नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखिए, तभी एक क्रम से आपको ये समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुआ। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुआ और इसे 1 जनवरी 1862 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। संपूर्ण भारत में इसको 1 जनवरी 1862 से लागू कर दिया गया। तो आपने देखा कि जो 1860 की दंड संहिता थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड मैकाले, जो कि विलियम बेंटिक के काल से संबंधित है। और लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की अध्यक्षता की और इस संपूर्ण दंड संहिता का निर्माण किया। लेकिन इसके अलावा आपको नोट के रूप में बता दें, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि भारत के बाहर की चीजें हैं, लेकिन कभी कभी आपसे सुमेलन में पूछी जा सकती हैं कि किस किस दंड संहिता को लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। तो उस क्रम में अगर हम बात करें तो आपका पड़ोसी देश आता है श्रीलंका, सिंगापुर, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई की दंड संहिता भी लॉर्ड मैकाले के ही द्वारा बनाई गई। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि देशों की भी दंड संहिताएं बनाई गई। जैसा कि आपको विदित होगा कि भारत ही नहीं बल्कि कई देश ब्रिटिश औपनिवेशिक राष्ट्र थे। इसी क्रम में हर जगह जब कानूनी सुधार जब शुरू हुए तो भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई इन देशों में भी दंड संहिताएं बनी और सभी की अध्यक्षता करने वाले मात्र एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो भारत का दंड विधान है, भारत की दंड संहिता है, ये वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ी दंड संहिता थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इसको हमने 23 अध्याय एवं 511 धाराओं में विभाजित किया था। इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। आज हम उसी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि
एक क्रम से जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी और हम सरल से सरल शब्दों में आपको ये चीज़ें डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए, और लीगल लैंग्वेज उसी को समझ में आएगी जो विधि का छात्र रहा हो। लेकिन हम आपसे ये दावा करते हैं कि आप जो यहाँ पढ़ेंगे वो बहुत बेहतर कंटेंट से पढ़ेंगे और आपको ये चीज़ें जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगी। तो आप नियमित रूप से इसको देखिए, लगातार आपके लिए वीडियो इसकी आएगी। चलिए बात करते हैं अब हम धाराओं के बारे में और धाराओं में उल्लिखित विषय के बारे में और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में कि है क्या। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, फिर हम इसको इरेज करें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं धाराओं पर। तो ठीक है, आइए हम बात करते हैं सेक्शन पे और चैप्टर पे। तो अभी हमने देखा कि आईपीसी में कुल मिलाकर 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय इधर लिखते हैं, धाराएं यहाँ लिखते हैं और संबंधित विषय यहाँ लिखते हैं। संबंधित विषय, ये 3 कैटेगरीज हैं। आपको ये तीनों ध्यान में रख के ही आगे टॉपिक को पढ़ना है, जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रह पाएंगी। तो अध्याय, धाराएं एवं संबंधित विषय। चलिए बात करते हैं अध्याय 1 की। अध्याय 1 में अगर हम देखें तो धारा 1 से लेकर धारा 5 तक, कितनी, 1 से लेकर धारा 5 तक दी गई है और ये संबंधित है उद्देशिका से। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 1 धारा 1 से 5 संबंधित विषय आपका है उद्देशिका। आपने संविधान पढ़ा है। संविधान आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पहली चीज क्या मिलती है? संविधान जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? संविधान, आपका आंसर जरूर यही होगा कि आप क्या पढ़ते हो? प्रस्तावना पढ़ते हो। प्रस्तावना संविधान का आधार माना जाता है। प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका बोलते हैं। तो आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती है पूरे संविधान का। आपने देखा होगा कि जो लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग, यानी महत्ता कहाँ से शुरू होती है? भारत की, भारत के लोगों से। भारत को क्या बनाना है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सारी चीजें जो है संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में मेंशन है। इसी प्रकार एकदम जस्ट सेम वे में जो हमारा आईपीसी है उसके भी प्रारंभ में उद्देशिका ही है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के पहले हम उसके उद्देश्य को ही जानना पसंद करेंगे, क्योंकि उद्देश्य पता होगा तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? उसका एक निश्चित ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उद्देशिका 1 से 5 तक की धाराओं से संबंधित है, जिसमें से कह सकते हैं कि दंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, हर चीज के बारे में बेसिक जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी, सभी चीजों के बारे में आपको प्राप्त होगी। जैसे कि परिभाषाएं क्या हैं, अलग अलग अपराधों की परिभाषाएं क्या हैं, किस अपराध के लिए कहाँ तक लिमिटेशंस बनाई गई हैं, इसके अलावा बेसिक चीजें हैं इसमें। तो ये सारी चीजें, जैसे धारा 2 की बात करें तो समस्त प्रकार की परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, फिर ये इसकी एप्लीकेबिलिटी देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से लागू होगा। तो ये सारी की सारी चीजें उद्देशिका में इसके मूल को कहने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं अध्याय 2 पर, और अध्याय अगर हम 2 की बात करें तो ये काफी लंबा है। इसके लिए जो धाराएं हैं, और 5 तक तो आपकी हो गई, तो ये होती है 6 से 12 धाराएं होती हैं 612।
52 तक। 6 से 52 तक में आपको कुछ भी खास नहीं, ये पढ़ने आपको जनरल एक्सप्रेशन यानी कि साधारण स्पष्टीकरण, साधारण स्पष्टीकरण। इसका मतलब समझिए, अध्याय 2 के अंतर्गत हमको पढ़ना है कुल 46 धाराएं। कितनी धाराएं? 46 धाराएं पढ़नी है। और धाराओं में जो टॉपिक आपका है वो साधारण स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण का मतलब आपसे जाना होगा क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, तो किसी चीज को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कानून में एक वर्ड आपने सुना होगा कि मेल फीमेल, इसके अलावा वहां पे महिला किसको बोला जाएगा और पुरुष किसको बोला जाएगा। आपने देखा होगा कानून की भाषा में 2 ही आते हैं, मेल फीमेल आता है। तो बच्चा किसको बोलेंगे, या फिर अपराध की क्या क्या अपराध का जो है जनरल एक्सेप्शंस है, या फिर कह सकते हैं उसका क्या क्लैरिफिकेशंस है, या फिर महिला किसको बोलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जनरल एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आती हैं। इनके बारे में भी आपको डिटेल ही पढ़ना है। अभी आपको एक समरी बता रहे हैं, इन मेन धाराओं पे भी हम चर्चा करेंगे। बस आप पहले ऐसे देखते चलिए इसको। धारा चैप्टर हम 3 की बात करें, चैप्टर हम 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में आपकी जो धाराएं हैं वो 53 से 75 तक है। कितनी धाराएं हैं? 53 से 75 तक। कितनी धाराएं हैं? 53 से 75 तक धाराएं हैं जो क्या बताती हैं, दंड के विषय में, दंड के विषय में, दंड के विषय में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड कराती हैं। दंड के विषय में विस्तृत जानकारी। देखिए जो 53 से 75 तक की धाराएं हैं वो दंड के विषय में ही बताती हैं कि दंड क्या होगा, दंड के बारे में कितना जुर्माना लगेगा, कितने साल तक की सजा होगी, क्या क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये सारी की सारी जानकारी विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं धारा 53 से लेकर के 75 तक में। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें चौथे अध्याय की, तो ये शुरू होती है 76 से और चलती है 106 तक, चलती है 106 तक। 106 तक जब ये चलती है तो उसमें क्या आपको मिलता है, साधारण अपवाद, साधारण अपवाद अर्थात जनरल एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब जरा समझने का प्रयास करें। दंड के बाद कुछ ऐसे भी दंड होते हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि पुलिस ने चोर का पीछा किया, पुलिस ने चोर का पीछा किया, चोर ने पुलिस पर फायरिंग की, चोर ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने चोर पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने चोर पर फायरिंग की और चोर गया मर, चोर गया मर। फिर क्या होगा, ये तो एक अपराध में आएगा ना कि आपने मर्डर किया, लेकिन उसके लिए क्या है, ये अपवाद है कि अगर इनके सेल्फ प्रोटेक्शन में कोई अपराध हो जाता है तो उसको हम उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जिस प्रकार से एक अपराध को ट्रीट किया जाता है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो लकड़ी काट रहा है। अब लकड़ी काटने के लिए आप जाहिर सी बात है कुल्हाड़ी से ही काटोगे, और कुल्हाड़ी चला रहा है और चलाते ही कुल्हाड़ी छटक कर किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो
में ये साधारण अपवाद की कैटेगरी में आएगा। अर्थात अपराध हो जाने के बाद अगर वो अनफेयरली हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, या फिर कह सकते हैं अनजाने में हुआ है, तो इसके लिए जो धाराएं बनाई गई है 76 से 106 तक, उनमें सारे के सारे चीज़ों का प्रावधान दिया गया है। तो इस चीज़ों के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक अध्याय को, बस अभी आप समझते चलिए। इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। इस सेक्शन को आप देखेंगे, अभी इसको और इसको आप भूल जाइए, इसको और इसको भूल जाइए। हम आपको पढ़ाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, पहले देखिए उद्देश्य से शुरू होता है, यानी उद्देशिका से। उद्देशिका के बाद क्या आता है, साधारण स्पष्टीकरण आता है। साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बाद दंड के विषय में जानकारी, दंड के विषय के बाद साधारण अपवाद। साधारण अपवाद के बाद अगर हम 5वें अध्याय पे चलते हैं, 5th अध्याय, 5वें अध्याय पे चलते हैं, तो 5वां अध्याय आपका शुरू होता है 107 से। 5वां अध्याय शुरू होता है आपका 107 से 120 तक। और ये क्या बताता है, ये बताता है आपका दुष्प्रेरण। किसके बारे में, दुष्प्रेरण। इसका मतलब क्या होता है, उकसाना। साधारण अपवाद के बाद जो आपका संबंधित विषय आया 5वें अध्याय में, धारा 107 से 120 तक, वो संबंधित था दुष्प्रेरण से। अब दुष्प्रेरण का मतलब क्या हुआ, तो हमने लिख दिया है उकसाना। मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कोई लड़का है, स्कूल गया और थोड़ी बहुत गलतियां करी उसने, या कुछ भी गलती करी, सामने वाले ने 2 लगा दिए। सामने वाले ने जब 2 लगाए तो लड़के ने मान लिया कि मेरी गलती थी, इसलिए मैं मार खाया। लेकिन पड़ोसी आए, दूसरी क्लास के बच्चे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वो गलती नहीं करता, गलती करने पे इतना कोई मारता है। अगर कुछ ऐसी बातें वो आपको भरने का प्रयास करे, आपको उकसाने का प्रयास करे, आपको दुष्प्रेरित करने का प्रयास करे, तो इसको हम ट्रीट करते हैं धारा 107 से 120 के बीच में, 120 के बीच में दुष्प्रेरण संबंधी सारी चीजें हम आते हैं। ठीक, अब 5 के बाद देखिए, 5 के बाद में धारा 5 के बाद में 5A जोड़ा गया, धारा 5A जोड़ा गया। और इसके लिए जो सेक्शन बनाई गई वो बनाई गई थी 120A से 120B। धारा 120A और 120B ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपराधिक षड्यंत्र, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखिए क्रम से ही चलेगा आपका। पहले आपका उद्देशिका, उद्देशिका के बाद जनरल स्पष्टीकरण, फिर आपका दंड के विषय में जानकारी, किस प्रकार दंड दिए जाएंगे, दंड की रिलैक्सेशन या सीमा क्या क्या होगी, फिर जनरल अपवाद यानी आदमी बच कैसे पाएगा, उसके लिए सारे उपाय जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। फिर अगर इतनी चीजें पढ़ने के बाद फिर आपका अपराध का दायरा शुरू होता है, तो पहले आएगा दुष्प्रेरण, यानी किसी के उकसाने पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए 120 तक की सेक्शन में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका है आपराधिक षड्यंत्र। उकसाने के बाद या दुष्प्रेरण के बाद कई लोग मिलकर क्या करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यानी कि अपराध करने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उसके लिए कोई न कोई योजना बनाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के बाद जो धारा 6 आती है या अध्याय 6 आती है, अध्याय 6 में अगर हम बात करें, अध्याय 6 में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो धारा शुरू होती है
वो 121 से 121 से चलती है आपकी 130 तक, 121 से 130 तक। और ये क्या बताती है, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध। देखिए आपके छठे अध्याय में क्या लिखा है कि कोई भी अपराध राज्य के विरुद्ध होगा तो उसके लिए जो धाराएं दी गई हैं वो 121 से 130 में। आप ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। उद्देशिका, उद्देशिका के बाद साधारण स्पष्टीकरण, दंड के विषय में पूरी जानकारी, फिर साधारण अपवाद की बचने के क्या क्या तरीके हैं, फिर आदमी। यहाँ तक तो एक बेसिक आइडिया हो गया। इसके बाद जब आदमी सब कुछ जान चुका है तो क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है, उकसाता है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए। उकसाने के बाद वो क्या करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, आपराधिक षड्यंत्र बनाता है। और आपराधिक षड्यंत्र किसके खिलाफ बनाएगा, या तो वो आदमी के खिलाफ बनाएगा या तो किसी राज्य की सरकार के खिलाफ बनाएगा। तो राज्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र जो बनाए जाएंगे उसके लिए जो है अध्याय 6 और धारा 130 तक में रिलैक्सेशन सारे के सारे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 7वें से शुरू